नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हमने देखा कि 5 प्रकार की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। कौन कौन सी? परफेक्ट इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। जिसमें हमने पहला और दूसरी जो है कि परफेक्ट इलास्टिक और रिलेटिव इलास्टिक, ये हमने पढ़ ली थी। इसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक और परफेक्टली पर इन इलास्टिक पढ़ेंगे, है ना। इकाई के लोच और बेलोच और पूर्णतया बेलोच। तो हम शुरू करते हैं यूनिट तो हम शुरू करते हैं यूनिटरी इलास्टिक से। देखो, यूनिटरी इलास्टिक मतलब कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी हो, 1, यानी यूनिट हो, 1 हो। तो यूनिटरी इलास्टिक में जो ई डी होती है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है, 1 होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ होता है तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे प्राइस। P1 P2 प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है Q1 Q2। P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड है Q1 और P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड है Q2, है ना। और इसका जो ग्राफ होता है यूनिटरी इलास्टिक का, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला। याद रखना, यूनिटरी इलास्टिक का डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है, उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि किसका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला। ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक में जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब आप एक बात बताओ मुझे कि हमने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी का, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब डेल क्यू अपॉन डेल पी। अब ई डी इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में हो। जैसे मान लो क्वांटिटी डिमांडेड में अपन मान लेते हैं 20% का चेंज हुआ, तो प्राइस में भी तो 20% का ही चेंज होना चाहिए ना, तभी तो ई डी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो बस यही तो बात है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में ऐसा होता है। अब एक चीज मस्त और देखेंगे, जो जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, डी डी ई डी इज इक्वल टू 1 वाला जो ग्राफ है ना, रेक्टेंगुलर है पैराबोला, इसमें एक चीज और देखने लायक है। और वो क्या है, वो है कि जो ये यूनिटरी इलास्टिक जो डिमांड होती है ना, इसके प्रत्येक, यानी इस डी डी ग्राफ के प्रत्येक पॉइंट पर है ना, प्राइस इलास्टिसिटी सेम होती है। मतलब ई डी इज इक्वल टू सेम होती है, मतलब हर पॉइंट पे, समझ रहे हो, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम होती है। और वो कितनी होती है, 1 के बराबर, यानी ई डी इज इक्वल टू 1 होती है। यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल एंड दैट इज 1। तो ये चीज भी पूछते हैं एग्जाम में, क्या, कि भाई जो यूनिटरी, भाई कौन सी इलास्टिसिटी में, या तो ऐसे पूछ रहे कौन सी इलास्टिसिटी के अंदर, यानी डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम होती है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी सेम होती है, नहीं होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर देन, लेस देन या इक्वल टू, ऐसे पूछ लेंगे, या नन ऑफ द अबव, है ना। तो यही बात है बस। तो यूनिटरी इलास्टिक में हमें 3 ही चीज़ याद रखनी है, क्या क्या, ई डी इज इक्वल टू 1 होती है, ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब डेल की और डेल पी बराबर होती है। और जो ग्राफ होता है उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो ईडी होती है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है, यूनिटरी होती है और इक्वल होती है, यानी हर पॉइंट पे होती है। हर पॉइंट पे इस डी डी ग्राफ पे कोई सा भी पॉइंट कहीं भी ड्रॉ कर दो, वहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी, ई डी इज इक्वल टू 1। तो ये बात होती है यूनिटरी इलास्टिक की।
इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक। देखो रिलेटिव इन इलास्टिक मतलब, इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जैसे कितना ही जोर लगा लो लेकिन है ना वो रबड़ खींचे ही नहीं, तो वो इन इलास्टिक हो जाता है ना। तो वैसे ही ऐसे ही तो अपन यहाँ पे इलास्टिसिटी में, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी में हमें ऐसे बोल सकते हैं कि भाई प्राइस को कितना ही घटा लो या बढ़ा लो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। रबड़ के केस में भी तो यही होता है ना कि भाई यार ये तो ज़्यादा बढ़ने वाला रबड़ है नहीं, इसको कितना जोर लगा लिया फिर भी नहीं बढ़ रहा। वैसे ही प्राइस में भी है कि हम जब प्राइस पे ज़्यादा बढ़ा दें या फिर कम घट बहुत ज़्यादा घटा दें लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस बहुत कम हो, तो उसको बोल देते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक। तो रिलेटिव इन इलास्टिक में क्या होता है, ई डी इज लेस देन 1 होता है। इसका ग्राफ देख लो, P1 पे क्वांटिटी Q1 है, P2 पे क्वांटिटी Q2 है। अब आप है ना कंपैरिजन करना है इसका रिलेटिव इलास्टिक से, तो आपको ऐसे खुद को पता चलेगा कि हाँ भाई सही में मतलब वहाँ पे प्राइस घटाने पे क्वांटिटी इतनी बढ़ रही थी, यहाँ पे प्राइस बढ़ाने पर क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी बढ़ी है ना। तो आप ये जब ऐसे कंपैरिजन करोगे ना तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो रिलेटिव इनइलास्टिक में क्या होता है कि जो अब डेल क्यू अपॉन डेल पी होता है ना जो फॉर्मूला, उसमें देखो आप प्राइस ज़्यादा अब एक से कम कब होगी, जब जो डिनोमिनेटर है वो तो हो ज़्यादा और जो न्यूमरेटर है वो हो कम, यानी अंश तो हो कम और हर हो ज़्यादा, तभी एक से कम आती है चीज़। तो हम इसे बोलते हैं कि प्राइस तो ज़्यादा बढ़े, है ना, मतलब प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस कम हो। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आई ई डेल क्यू लेस देन डेल पी हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ई डी इज लेस देन 1 होता है। अब रिलेटिव इन इलास्टिक का अपन एग्जाम्पल देखें तो रिलेटिव इन इलास्टिक किन चीज़ों में होती है, तो ऐसा उन चीज़ों में होता है जो अनिवार्य वस्तुएं होती है। तो ऐसा उन चीज़ों में होता है जो क्या होती है, अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य मतलब नेसेसिटी गुड्स होती है ना। तो अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग के लॉज है या जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, रिलेटिव इन इलास्टिक होती है, यानी बेलोज होती है ना। और हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और जिनके मेनी यूजेज होते हैं उनकी क्या होती है, इलास्टिक होती है, और नेसेसिटी गुड्स की जो होती है इन इलास्टिक। अब नेसेसिटी गुड्स मतलब क्या क्या होती है, अब जैसे मान लो कि आप है ना जो कुछ चीज़ें होती है जो अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जैसे कैसे, जैसे अपन मान लेते हैं कि गेहूँ, गेहूँ क्या होता है अपने जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी वस्तु है, क्योंकि उसका हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, खाने पीने पर उसी पे डिपेंडेंट है। अब ऐसे मान लो कि आज गेहूँ का भाव 25 रुपये किलो है, क्या है, 25 रुपये किलो है ना। और अगर गेहूँ तो आप भी आप खरीद रहे हो गेहूँ 25 रुपये किलो में भी, लेकिन आज सोचो कि आज के कुछ समय पश्चात अगर गेहूं के भाव 50 रुपये किलो हो जाओ तो क्या आप गेहूं नहीं खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे ना, है? और अगर आप पहले एक साल में 1 क्विंटल गेहूं खा रहे थे तो अब भी 1 क्विंटल ही खाओगे ना, कम थोड़ी ना खरीदोगे, 50 रुपये में भी तो 1 क्विंटल ही खरीदोगे, है कि नहीं। तो वहां पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मान सकते हैं कि भाई एक नहीं 90 किलो खरीद लो, 1 क्विंटल नहीं तो 90 किलो खरीद लो, लेकिन खरीदोगे ना, कम खरीदोगे थोड़ा, ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही कम कर दोगे। इन इलास्टिक हो गई ना आपकी डिमांड, हो गई ना, मतलब प्राइस इतनी बढ़ गई है ना, लेकिन आपकी डिमांड बहुत कम चेंज हुआ, डिमांड में बहुत कम चेंज हुआ, है ना। तो अनिवार्य वस्तुओं में क्या होती है, वो हमें चाहिए चाहिए होती है, तो उनकी प्राइस कुछ भी हो जाए हम वो चीज़ खरीदते ही खरीदते हैं, उनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, उसकी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते अपन। तो नेसेसरी गुड्स में क्या होता है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है ना। और जो सब्स्टिट्यूट जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, इलास्टिक, क्योंकि एक चीज़ महंगी होने पे दूसरी खरीद लेते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। सब्स्टिट्यूट्स की और जिनके बहुत सारे उपयोग होते हैं उनकी इलास्टिक हो जाती है। जो चीज़ें नेसेसरी है, जिनको अपन खरीदना ज़रूरी ज़रूरी है, उनके प्राइस चाहे कितनी बढ़ा दो कितनी घटा दो,
उस तो क्वांटिटी पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता और वो चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है, तो वो इनलास्टिक हो जाती है, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी। समझ गए? तो रिलेटिव इन इलास्टिक ईडी इज लेस देन 1, डेल क्यू इज लेस देन डेल पी होता है। और इन इलास्टिक किन चीज़ों की होती है? जो अनिवार्य वस्तुएं होती है। अब यह तो सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे बता दिया। नेसेसरी गुड्स जिनकी ज़रूरत होती है तो उनकी इन इलास्टिक होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी उनकी जो क्वांटिटी है वो उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। और जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, है ना, मतलब जो इनके दूसरे जो उपलब्ध रहते हैं, भाई ये नहीं तो ये खरीद लेंगे। और जो जिनकी मैनी यूजेज होती है उनकी इलास्टिक होती है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। आप खुद बैठ के चिंतन मनन करिएगा इस बात पर। तो ये हो गया रिलेटिव इन इलास्टिक। इसके बाद देखते हैं हम परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक क्या होता है? परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब कि कुछ भी हो जाए भैया, प्राइस कुछ कुछ भी कर दो लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी। परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होता है कि भैया प्राइस कुछ भी कर दो, चाहे से चीज़ की प्राइस 2 रुपये हो चाहे से 10 रुपये हो, वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी। तो ऐसो की क्या होती है? ईडी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो जीरो होती है। तो परफेक्ट इन इलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू जीरो होती है। और इसका ग्राफ कैसा होता है? देखो, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो इसका ग्राफ होता है वर्टिकल। कैसा होता है? वर्टिकल। ईडी इज इक्वल टू जीरो। तो ग्राफ याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमने देखा था कि उसका ग्राफ कैसा होता है, परफेक्ट इलास्टिक का कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। फिर हमने देखा कि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका होता है? यूनिटरी इलास्टिक का। और अब हम देख रहे हैं कि वर्टिकल ग्राफ किसका होता है? परफेक्ट इन इलास्टिक का। किसका होता है? परफेक्ट इन इलास्टिक का। तो इसमें क्या होता है? डेल क्यू, जो फॉर्मूला था हमने उसमें देखा था कि डेल क्यू यानी डेल एक्स यानी क्वांटिटी चेंज, डेल क्यू अपॉन डेल पी क्या होता है ना। तो वो जीरो कब होगी? जब डेल क्यू जीरो हो जाए। प्राइस कुछ कितना ही चेंज कर दो, अगर अंश को जीरो कर दोगे, न्यूमरेटर को जीरो कर दोगे तो वो जीरो आएगा, है ना। तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो, डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो यानी नो चेंज इन डिमांड। जब कीमत में परिवर्तन से मांग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में परफेक्ट इनलास्टिक हो जाता है ना। अब देखो, उत्पादन शुल्क क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये देखो, ये जब ईडी इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक होता है, तो उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी का पूरा भार क्रेता वहन करते हैं। अब आप सोचो कि परफेक्ट इनइलास्टिक कब होगा? मान लो एक कंपनी है ना, वो एक दवाई बना रही है। क्या बना रही है? दवाई बना। उस दवाई में जितने भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जितने भी टैक्सेस लगेंगे, वो सारा का सारा भार किस पे जाएगा? क्रेता पे, यानी खरीदना पे, बायर पे, कस्टमर पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही कंपनी उस चीज को बना रही है और कोई बना ही नहीं रहा, तो वो मजबूरी है लोगों की उसको खरीदना। तो चाहे से उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, लोगों की डिमांड उतनी ही रहेगी। जब तक उस चीज के सब्स्टिट्यूट्स ना हो, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी, है ना। तो एक्साइज ड्यूटी का जब ऐसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी का पूरा भार क्रेता कब वहन करते हैं, मतलब बायर है ना, वो एक्साइज ड्यूटी कब देते हैं? तो वो देते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक में। और जो सेल जो, और अगर ये टैक्सेज का पूरा भार अगर सेलर पे पड़े तो कौन सी कंडीशन होती है? सेलर, जब पूरा भार सेलर अगर वहन करे, है ना, तो होती है परफेक्ट इलास्टिक, होती है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन जब पूरा बायर करे तो कौन सी हो जाती है? परफेक्ट इन इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें यही चीज ध्यान देने लायक है कि परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होता है? ईडी इज इक्वल टू जीरो। ग्राफ कैसा होता है? वर्टिकल। डेल क्यू क्या होता है? जीरो होता है। और उत्पादन शुल्क या एक्साइज ड्यूटी या प्रोडक्शन कॉस्ट किसको देनी होती है? बायर को देनी होती है, जो खरीदने वाला है ना उसको देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि वो अकेला ही उत्पादन कर रहा है और वो मजबूरी है उसे खरीदना, तो वो किसी भी कीमत पे उसको खरीद लेगा। समझ गए? तो ग्राफ ध्यान रखना। देखो, P1 पे भी क्वांटिटी Q1 है, P2 पे भी क्वांटिटी Q1 है और P3 पे भी क्वांटिटी Q1 है। तो वर्टिकल हो गया। ग्राफ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। ठीक है, तो हमने देख लिया
कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है। और शॉर्ट में देखें तो ये जो ग्राफ है इसमें दिख ही रखा है कि वर्टिकल है तो ई डी इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल है तो ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बाकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ई डी इज इक्वल टू 1 होती है, फिर ई डी इज इक्वल टू लेस देन इन इलास्टिक, फिर इलास्टिक में हो जाता है ई जी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ गए? तो यही तक का है। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कितने तरीके, ये तो हमने पढ़ लिए टाइप्स कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि भाई किन किन तरीकों से प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।